हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेसीईआरटी ट्यूटोरियल। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि मैम क्लास 8 का भी मॉडल सेट करवा दीजिए, तो इसलिए मैंने ये मॉडल सेट स्टार्ट किया है। इसके पहले मैंने डे 3 में आप लोगों को चैप्टर करवा दिया। आज हमारा डे 4 है। डे 4 में आज कल हमारा चैप्टर है ध्वनि। आज हम ध्वनि से क्वेश्चन करेंगे। इसमें तो आपको पता ही है कि कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं: अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखें कि ध्वनि से कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, ध्वनि क्या है? इसका उत्तर होगा, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करता है। क्वेश्चन 2 है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? इसका उत्तर होगा कंपन से। तीसरा क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में वाक् तंतु की सामान्य लंबाई क्या होती है? आंसर होगा, उत्तर इसका होगा लगभग 20 मिलीमीटर लंबी होती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, महिला के वाक् तंतु की लंबाई कितनी होती है? आंसर होगा लगभग 15 मिलीमीटर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में 100% आएगी, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से ये क्वेश्चन सारा याद करके जाइएगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से परफॉर्मेंस कर पाएँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारत्व। तारत्व क्या है? इसका उत्तर होगा, तारत्व वह गुण है जिससे हमारे कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकते हैं। यानी कि हम किसी का कौन सा ध्वनि है, किसका मोटा ध्वनि है, किसका पतला ध्वनि है, यानी कौन मीठा बोलता है, कौन ज़्यादा कड़वा बोलता है, इससे हमें पता चलता है तारत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन के आयाम से क्या अभिप्राय है? इसका एसआई मात्रक बताना है। इसका उत्तर होगा, कंपमान वस्तु अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं। इसका सही मतलब होगा मीटर। देखिए, आयाम मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इस तरीके से हमारा मानते हैं कि ध्वनि है, और ध्वनि इस तरीके से आवृत्ति होती है। ये देखो, ये है जो कि यहाँ से अधिकतम मान, देखो यहाँ से ये जो अधिकतम मान है, ये जो अधिकतम मान है, यही हमारा आयाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोलन के आवर्तकाल से आप क्या अभिप्राय है? इसका एसआई मात्रक भी बताना है। ये आवर्तकाल का एसआई मात्रक, इसका उत्तर होगा, एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। एसआई मात्रक होता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है? इसका एसआई मात्रक भी बताना है। आवृत्ति का आपको डेफिनेशन देना और एसआई मात्रक। तो इसका उत्तर होगा, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, और इसका आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? उत्तर हो जाएगा इसका कंपन के आयाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तारत्व किस कारक पर निर्भर करता है? तारत्व किस कारक पर निर्भर करता है? इसका उत्तर होगा कंपित वस्तु की आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? गिटार का या फिर कान के हॉर्न का? तो इसका आंसर होगा कान के हॉर्न का। तारत्व है जो कि इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रयास क्या होता है? श्रव्यता प्रयास यानी कि हम कितने से कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो हम 20 हर्ट्ज से, मनुष्य है जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर इसको आपको ऑप्शन में इस तरीके से दे सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 हर्ट्ज बराबर होता है, 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? श्रव्य यानी कि जो ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑडिबल साउंड, कितनी है? तो इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। अब 20,000 हर्ट्ज को क्या लिखेंगे? 20 किलो हर्ट्ज भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है?
यानी कि जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर किसे कहते हैं? उत्तर होगा, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरीली ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, जो ध्वनि सुनने में मधुर लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुरीली ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय कंप्लीट हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखें कि ध्वनि से कैसा कैसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि कंपित वस्तु 5 सेकंड में 50 बार कंपन करती है तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, दोलनों की संख्या दिया है 50 और समय दिया हुआ है। जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू में ज़रूरी है उसको हम लोग पहले, मतलब जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, 50 बार कंपन करता है यानी कि दोलन की संख्या दिया है, आवर्तकाल निकालना है और एक आवृत्ति निकालना है। तो आवर्तकाल क्या होता है कि एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय, तो एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा? एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय 1/t, तो यहाँ पे बोला 50 दोलन को पूरा करने में, तो 1/50 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 5 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में एक दोलन पूरा करता है, तो यहाँ पे दिया है 5 सेकेंड में 50 दोलन पूरा करता है, यानी एक दोलन को पूरा करने में कितना है? 0.1 सेकेंड लिया हुआ है। अब आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति होता है जो कि आवर्तकाल का विपरीत में होता है। आवृत्ति है जो कि आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि 5 सेकेंड में दोलनों की संख्या 50, तो 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या कितना हो जाएगा? 50/5 यानी कि 10 हर्ट्ज हो गया। यानी कि आवृत्ति कितना हो गया हम लोगों का? 10 हर्ट्ज। आवर्तकाल 0.1 सेकेंड और आवृत्ति है जो कि 10 हर्ट्ज, यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात करना। आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो, एक दोलन, देखो 400 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 400 बार वो दोलन करता है। देखो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक है जो कि 1 सेकेंड लिया हुआ है, और इस तरीके से करके है जो कि 400 बार है टोटल दोलन किया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि 400 दोलन पूरा करने में एक सेकेंड लिया, तो एक दोलन पूरा करने में कितना समय लेगा? तो 1/400, ये आ गया हमारा सेकेंड। अब आवर्त क्या हो गया? क्या इतना सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं? इसका आयाम से क्या संबंध है? इसका उत्तर हो जाएगा, ध्वनि के इकाई क्षेत्र में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य तथा अवश्रव्य ध्वनि क्या है? श्रव्य यानी जिसको हम सुन सकते, अवश्रव्य जिसे हम लोग नहीं सुन सकते। तो श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली को अवश्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि के दो उपयोग लिखना है। तो पराश्रव्य ध्वनि क्या होता है? जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसका दो उपयोग क्या होगा? पहला कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान के निदान के लिए। दूसरा, उद्योग में धातुओं और अन्य संरचनाओं में दोष ढूंढने, विभिन्न भागों की मोटाई ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर प्रदूषण से क्या समझते हैं? इससे क्या हानियां हैं? उत्तर होगा, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर कहते हैं। अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार
शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से कम हो जाती है। फ्रेंड्स, हम लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। ठीक है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकती है? इसका आंसर होगा, क्या है अनियमित कंपनों से होने वाली अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। उदाहरण के लिए कक्षा में सभी बच्चों के तेज तेज बोलने से, हथौड़ा चलाने से शोर उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है संगीत के अनियमित कंपनों से उत्पन्न प्रिय लगने वाली सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि, यदि संगीत बहुत अधिक तेज तीखी ध्वनि का हो तो वह शोर का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाएं। इसका आंसर होगा, शोर प्रदूषण के मुख्य स्रोत, पहला है वाहनों की ध्वनियाँ, दूसरा है विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, तीसरा है मशीनों से उत्पन्न ध्वनि, चौथा होगा लाउडस्पीकर से उत्पन्न ध्वनि, पांचवा ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो के कारण उत्पन्न ध्वनि। नेक्स्ट इसका पॉइंट हो जाएगा रसोई घर के कुछ उपकरणों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, जैसे कि कूलर हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है कूलर वातानुकूलन कूलक आदि से उत्पन्न ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णन करें कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। इसका आंसर होगा, परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, अति तनाव, रक्तचाप, चिंता, अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनियों के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति सुनने की धमकी अस्थायी और अस्थायी रूप से कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। एक प्रयोग का वर्णन कर इस कथन की पुष्टि करें। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, खिलौना टेलीफोन वाला प्रयोग। पहला इसका वर्णन हम लोग करेंगे, प्लास्टिक का चाय पीने वाला कप, 2 कप लेते हैं, इसके बीच में छोटा सा छिद्र बनाते हैं, लगभग 10 मीटर लंबा धागा लेते हैं, धागे से दोनों छोर को बाहर से छिद्र में घुसाते हैं, धागे के छोर पर एक पतले पिन को बांधते हैं जिससे धागा निकल ना सके। नेक्स्ट होगा, 2 छात्रों को धागे से एक दूसरे छोर पर कप लेकर खड़ा होने को कहते हैं। आगे हम लोग बोलेंगे, धागा को तना हुआ रखते हैं। आगे एक छात्र को कप में धीरे से बोलने को कहते हैं और दूसरे को कप को कान में लगाकर सुनने को कहते हैं। हम पाते हैं कि एक छात्र की ध्वनि दूसरा छात्र आसानी से सुन लेता है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और आप एक दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रेन की पटरी होती है। ट्रेन की पटरी, बहुत दूर से अगर ट्रेन आ रही है, ठीक है, यहाँ से मानते हैं कि यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि बहुत दूर जब ट्रेन होती है तब हम ट्रेन की पटरी पर अपने कानों को लगाएंगे, तो वहाँ पे हमें ट्रेन का जो कंपन है वो हमें सुनाई देगा। इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति को परिभाषित करें, इनके मात्रक भी लिखें। तो हमारा पहला पॉइंट है आयाम। आयाम को हम लोग परिभाषित करेंगे, कंपन करती वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। देखो, इस तरीके से कंपन करेगा तो वस्तु ऊपर नीचे होगा, और ये जो अधिकतम विस्थापन है यही हम लोगों का क्या है, आयाम। जितना अधिक आयाम होगा उतना ही ध्वनि है जो कि कठोर होगा। ठीक है, नहीं, इसका सही मात्रा हो जाएगा मीटर। आवर्तकाल को हम लोग अब परिभाषित करेंगे, तो आवर्तकाल को हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में
लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका सही मतलब हो जाएगा सेकंड। आवृत्ति क्या है? कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का सही मतलब हो जाएगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन के बाद सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, आकाश में तड़ित तथा मेघा गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्योंकि तड़ित की चमक की चाल यानी कि तड़ित मतलब बिजली, बिजली की चमक की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और गर्जन की जो चाल होती है 332 यानी कि मीटर प्रति सेकेंड से बहुत अधिक होती है। देखो इसका तो लगभग 3 है और इसका जो कि 332 है, तो इसका ज़्यादा हुआ। तो इसीलिए समान दूरी पर घटित होने पर भी चमक हमें पहले दिखाई देता है और गर्जन बाद में सुनाई देता है। ये 332 है, ये 3 × 10⁸ मतलब कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 और इसके बाद जो कि 8 हो, 0 लगेगा, 2 3 4 6 7 8 यानी कि इतना मीटर सेकंड। ये 1 सेकंड में इतना मीटर जाएगा और ये 1 सेकंड में ध्वनि है जो कि इतना दूरी तक जाएगा, इतना 1 सेकंड में इतना मीटर। और ये जो बिजली है वो इतना जाएगा, तो ये ज़्यादा हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन सकते हैं, क्यों? इसका उत्तर होगा, क्योंकि चांद पर ना कोई हवा है और ना ही वायुमंडल। चांद की सतह पर खाली जगह है, ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरी है और वहाँ पे चांद पर जो कि निर्वात है, इसलिए। क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले भी पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।